आप देख रहे हैं अवाम की आवाज़। आज का प्रोग्राम साइबर क्राइम से मुतल्लिक है। बहुत से लोग कंप्यूटर हैकिंग या किसी के बैंक अकाउंट को हैक करने को ही साइबर क्राइम समझते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। साइबर क्राइम फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हो रहे हैं। किसी की इजाज़त के बगैर उसकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दें तो ये भी साइबर क्राइम के ज़ुमरे में आता है। पाकिस्तान में साइबर क्राइम के कवानीन और सजाएं भी मौजूद हैं, जिनमें से चीदा हम आपको बताते हैं। किसी भी जुर्म या नफरत अंगेज तकरीर की तारीफ करने पर, चाहे वो मजहबी हो या नस्ली, 5 साल तक की कैद या 1 करोड़ रुपए जुर्माने की सजा या फिर दोनों हो सकती हैं। किसी भी डेटे को बिला इजाज़त नकल करने पर 6 माह तक कैद या 1 लाख रुपए तक जुर्माने की सज़ा या फिर दोनों की सज़ा कानून बन गई है। वायरस ज़दा कोड लिखने या फैलाने पर 2 साल कैद या 10 लाख जुर्माना या दोनों सज़ाएं हो सकती हैं। किसी के भी डेटा को ज़ाया करना 2 साल तक आपको जेल की हवा खिला सकता है या फिर 5 लाख तक का जुर्माना भी हो सकता है। ऑनलाइन हिरासा करने, नाजेबा और गैर शाइस्ता गुफ्तगू करने पर 1 साल कैद या 10 लाख रुपए जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। किसी की उरिया तस्वीर, वीडियोस आवेजा करने या दिखाने पर 7 साल कैद या फिर 50 लाख रुपए जुर्माना या दोनों सजाएं भी दी जा सकती हैं। स्पैमिंग पर पहली दफ़ा 50 लाख रुपए और उसके बाद खिलाफ वर्जी पर 3 माह कैद या 10 लाख रुपए जुर्माना या फिर दोनों सजाएं भी दी जा सकती हैं। स्पूफिंग पर 3 साल कैद या 5 लाख रुपए जुर्माना या फिर दोनों सजाएं हो सकती हैं। अफसोस की बात यह है कि लोग अपना इंतहाई पर्सनल डाटा, शादी की तस्वीर, फैमिली फंक्शन की तस्वीर बगैर किसी सिक्योरिटी लॉक के शेयर कर लेते हैं और लोग इसको अपने नापाक इरादों की तकमील, अपनों और गैरों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आज ऐसे ही साइबर क्राइम का शिकार लोगों की कहानियां आपको सुनाते और दिखाते हैं। इस वक्त हम किरण फातिमा के साथ मौजूद हैं, जो इस घर में अपने बच्चे के साथ रिहाइश पजीर हैं, एक बेटा और मावीन की एक ऐसी दुख जो उनके साथ ही रह रहा है। ज़ाहिर है एक माँ से ज़्यादा अपनी औलाद से प्यारा कोई नहीं होता। तो किरण से हम जानते हैं ये सिलसिला कब, कहाँ, कैसे शुरू हुआ। मेरी बेटी जो है वो बिल्कुल ठीक थी और बस अचानक ही सितंबर 2019 में वो डायग्नोज़ हुई है कि उसको ल्यूकीमिया है, AML, और उसके बाद जो है वो उसको इलाज फ़ौरन शुरू कर दिया गया और फिर दिसंबर 2019 में वो चली गई, वो नहीं सर्वाइव कर पाई। इसी दौरान मुझे अगस्त में एक राब्ता किया किसी ने और वो कनाडा या अमेरिका से थी आई थिंक। मैं अभी इस वक्त मेरे पास उनका है खैर कॉन्टेक्ट नंबर। मुझे उनकी जो है ना आई कि एक ख़ातून ने कि जो है वो आपकी बेटी के लिए, क्या आपने किसी ख़ातून को कहा था कि वो आपकी बेटी के लिए फ़ंड्स जमा करें? तो मेरे तो पैरों तले ज़मीन निकल गई, बिकॉज़ एक मैं ऑलरेडी एक बहुत ही एक इंतहाई एक फ़ेज़ से कोविड, जिसमें आप कहीं आ जा नहीं पा रहे, आप एक घर में एक मुक़य्यद हैं और उसमें आप दूसरे लोगों से रब्ता कर रहे हैं और फिर आपको सुनने को मिलता है कि ये इस तरह किसी ने आपकी जो है बेटी के लिए किया है। तो उसके बाद जब उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट्स भेजे तो ना सिर्फ ये कि मतलब एक औरत ने दिसंबर में मुझसे रब्ता किया था, जिससे पहले मेरा उससे कोई रब्ता नहीं था। वो दिसंबर मेरे कोई 2005 में उससे मुलाकात हुई थी 3 महीनों के लिए, जो हमने सिलाई का कोर्स एक बेसिक किया था। उसके बाद मेरा कोई रब्ता नहीं था, मेरी उससे कोई दोस्ती नहीं थी, मेरी किसी और से दोस्ती हुई थी। तो उससे जो है ना जान पहचान रही और नंबर उसने आपस में शेयर किए। तो उसके बाद मैं उसकी शक्ल भी भूल गई थी, ना मेरे पास कोई उसका नंबर था, कुछ था। तो उस लड़की ने जो है ना बताया कि किरण की बेटी की इस तरह तबीयत ख़राब है और सारा कुछ है। उसने मौके का फ़ायदा उठाया और उसने एक ग्रुप है दीन सिस्टर्स, जो काफ़ी बड़ा ग्रुप है, तो वहाँ पर उसने ना ये डाल दिया कि जो है एक जो है मेरी दोस्त की जो बेटी है वो मतलब मेरी 11 साल की बच्ची, उसने ऐसे वर्ड्स यूज़ करे कि जो है मेरी दोस्त की जवान बच्ची पड़ी है, कोई है जो उसकी मदद करे और फिर उस वक्त दुआओं की ज़रूरत है। अच्छा, उससे उन लोगों ने वो जो दीन सिस्टर्स वालों ने उसको इस पोस्ट को एक्सेप्ट कर लिया, तो उसने बाद में एडिट किया कि फ़ाइनेंशियल हेल्प की नीड है।
अच्छा, अब मुझे नहीं पता क्योंकि मैं उस वक्त दीन सिस्टर्स में थी भी नहीं, मैं दीन सिस्टर्स में नहीं थी, तो मुझे नहीं पता कि और कितने कितने लोगों ने जो है उसको फंड्स दिए। मुझे तो उन खातून ने रब्ता किया, तो उसने ना सिर्फ ये बल्कि लास्ट डे को वो हॉस्पिटल आई मेरे लाख मना करने के बावजूद, तो ये आ गई थी और ये वहाँ की आगा खान की जो है ना कैंटीन में जाके बैठ गई और कहने लगी किरण अब मैं इतनी दूर से आई हूँ, अब कम से कम मुझे एक दफ़ा मैं तस्वीर तो मुझे तस्वीर ही भेज दो, मैं देख ही लूँ, मैं उसको दुआ कर दूँ, मैं प्यार कर लूँ। तो मेरे तो फरिश्तों को भी नहीं था कि कोई, ठीक है मेरी दोस्ती नहीं थी, लेकिन अगर किसी से मैं 15 साल पहले भी मिली हूँ और वो मेरी बच्ची बीमार है और वो कोई मेरी, उसका मकसद उसका यही है कि वो उसको जो है ना पैसे बटोरेगा, मतलब जो कैंसर के बच्चे होते हैं वो तो इतनी तकलीफ़देह हालत में होते हैं कि आपको तो उन पे प्यार आ रहा होता है ना, कि मैं सोच सकती हूँ कि कभी कोई जो है मेरी बच्ची के साथ वो ये करेगा और वो भी उसको हैमरेज हो रहा, उस दिन उसको हैमरेज हुआ है मेरी गोद में, और मैंने कहा ये मुझे तंग कर रही है, तो मैंने उसकी क्लिक करके जो है ना बेच दी। और अच्छा इसमें कोई बड़ी बात नहीं, अगर जैसे कोई कहे कि भाई आपकी गलती, आपने क्यों भेजी, बिकॉज मुझे ये भी कहा गया भाई गलती तुम्हारी, हमारे तो फ़ौरन विक्टिम ब्लेमिंग स्टार्ट हो जाती है ना कि आपने क्यों भेजी, गई कैसे पिक्चर। वो पिक शेयर करी और कहा कि ना वो ब्रीथ नहीं कर पा रही, उसको ब्रेन हैमरेज हो गया, उसने यहाँ तक भी नहीं छोड़ा। अच्छा मैं सिंगल पेरेंट हूँ, तो उसने फ़ायदा उठाया इस बात का कि माहवीन की कब्र के लिए पैसे चाहिए। जो सबसे ज़्यादा मुझे जो बात लगी है वो ये है कि माहवीन का कैसा कहा गया कि बॉडी क्लियर कराने के लिए पैसे नहीं हैं या माहवीन की कब्र के लिए पैसे नहीं हैं। ये तो मैं ज़िंदगी मरते था, मतलब मेरी बच्ची का वो भी नहीं हुई थी बरसी और मैं जो हूँ FIA के चक्कर काट रही थी, क्योंकि मेरी ममता को तो चैन नहीं आ रहा था कि मेरी बच्ची को जाते, एक तो इतनी ट्रीटमेंट वो में है, इतने कितने पेनफुल ट्रीटमेंट से वो गुजरी है, और उसके बाद जो है वो अभी भी मैं कोई ना, मैंने कोई तैयारी की, मैं सोचे समझे जो मेरे अंदर है वो मैं बोल रही हूँ, मेरा शायद उसमें कोई वो भी ना हो, एक कोहेरेंट शायद ना लगे मेरा बोलना, लेकिन मेरा एक बहुत ही अंदर तकलीफ़ है जो मैं मरते दम तक नहीं भूल सकती। किरण, आपने कुछ वॉइस नोट सुनाए थे कि किस तरह उन खातून ने इमोशनली इनको भी ब्लैकमेल किया और बार बार इनसे इनकी बेटी की तस्वीर का तकाजा करती रही। मैं चाहूँगी वो हम आपको सुनवाएं। देखें ये जो है ना, इसने दिसंबर 2 को पहली दफ़ा रब्ता मुझसे किया है और मुझसे बहुत सारे लोग रब्ता कर रहे थे। ज़ाहिर बच्ची बीमार थी तो सब पूछ रहे थे, गैर भी पूछ रहे थे, उसमें वो नहीं था। तो इसने मुझसे मिलना चाहा और उसके मिलने का मकसद ये था, ये पहले ही मेरी दोस्त से जब उसकी बात हुई थी तो ये पोस्ट डाल चुकी थी फाइनेंशियल हेल्प और फाइनेंशियल दुआ तो मकसद नहीं था, वो सिर्फ फाइनेंशियल दुआ इसलिए लिखा था कि ताकि पोस्ट अप्रूव हो जाए और फिर एडिट करके आप उसको ना फाइनेंशियली पे चेंज कर दें। तो उसके बाद ये रिमूव भी हो गई है उससे, लेकिन मुझे नहीं पता और कितने कॉन्टेक्ट है और अभी कितने लोग जो हैं मेरे नाम पर कोई भेज रहे हैं पैसे या कुछ। उसके बाद वो ICU में थी, तो वो ICU में मुझे कोई 6-8 कॉलें, तो मुझे हुआ कि भाई 6-8 कॉलें मैं ICU में तो नहीं रिसीव कर सकती। और फिर मुझे थोड़ा ये भी लगता था कि अगर कोई मेरी बच्ची की तबीयत ही पूछ रहा है ना, मुझे तो नहीं पता किसी के मोटिव क्या हैं, तो इसने मुझे मेरी इस तरह का इमोशनल मैसेज किया जिसकी बिना पर मैंने उसको तस्वीर दी थी मावीन की। जैसे उसके बारे में बताओ, मैं बहुत दुआएं कर रही हूँ उसके लिए, मैंने बहुत से लोगों को दुआएं करना होता है। प्लीज़ मुझे उसकी तस्वीर भेज दो, मैं एक बार उसको देखना चाहती हूँ। किरण प्लीज़ यार, इफ़ यू डोंट माइंड, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इस तरह तस्वीर मांगना, लेकिन फिर भी मैं उसको देखना चाह रही हूँ, मैं उसको प्यार करना चाह रही हूँ कि मेरी बेटी नहीं है किरण कोई, और मैं इस तकलीफ से गुजर चुकी हूँ, मेरी माँ को कैंसर था, तो प्लीज़ उसकी तस्वीर एक भेज दो मुझे मेरी जान। और ये एक वॉइस नोट नहीं है, बहुत से वॉइस नोट, बहुत सारे हैं आपके, और बहुत सारे हैं। इवन कि इसने मुझसे इस दौरान, ये मेरे नाम पर तो पैसे लेती रही है, इसने मुझसे भी रब्ता किया है कि मेरे बच्चे को ये है, मुझे ये है, मुझे ये हुआ है, हमारे घर में ये नहीं है, और मैंने अपने कज़न से कह के इसको पैसे भिजवाए हैं इसके अकाउंट में। आपने भी पैसे? मैंने भी पैसे भिजवाए, यानी उन्होंने डायरेक्ट अकाउंट में भिजवाए थे। अच्छा, आपने कोई लीगल इस पे कार्रवाई की, कुछ सोचा कि मैं ये करूं?
मुझे तो जैसे ही पता लगा था मैं तो फ़ौरन FIA साइबर क्राइम को मैंने जो है वो थ्रू इंटरनेट भी दी है, और उसके बाद मैं ख़ुद भी गई हूँ, मैंने 3-4 चक्कर वहाँ लगाए हैं, और उसके अलावा मतलब मैं फ़िज़िकल अपेयर भी हुई हूँ, इंटरनेट पर भी मैंने उनको दी है, लेकिन अभी तक तो कोई ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हुई है। अच्छा, आपने जो साइबर क्राइम में अपना केस पुट अप किया, जो आपने कंप्लेन की, तो उसमें आपने कुछ डिटेल्स भी दी हैं जिनमें उन CNIC नंबर है, घर का एड्रेस है और एक अकाउंट नंबर भी। वो डिटेल्स आप तक कैसे पहुंची थी? इस तरह के जो NIC नंबर है वो उसके हस्बैंड का है, और ये है कि कहीं पर पैसे अगर वो ज़्यादातर कहती है कि मेरा हस्बैंड यूँ आ जाएंगे तो वो ले लेंगे कहीं, मतलब ये 3 ज़रिए होते हैं कि या तो वेस्टर्न यूनियन या अकाउंट या मेरे हस्बैंड आ जाए, यानी हस्बैंड भी मिले हुए हैं, ऐसा नहीं है कि वो अननोन है इस चीज़ से। तो वो जो है इसलिए और हस्बैंड के नाम पर ही, तो ये जो अकाउंट नंबर और जो वेस्टर्न यूनियन या ये सब कुछ तो मुझे उन्हीं खातून ने जिन्होंने मुझसे रब्ता किया वो प्रोवाइड किया था, NIC नंबर वगैरह और अकाउंट नंबर। और जो घर का एड्रेस है वो मैंने उसको बहुत ज़ोर दिया था कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, मैंने उसको अब तक नहीं बताया हो कि मुझे ये सब कुछ पता है, क्योंकि मैं ख़बरदार नहीं करना चाह रही थी। ये बता दूँ कि ऐसा नहीं है कि ये बहुत कोई गरीब खातून है, इनका पता लग चुका है कि ये मतमूल हैं, मतलब एक तरह से मिडिल क्लास जो ये अपर जो भी है, मतलब इतनी ऐसा नहीं है, भूखों मरने वाली सिचुएशन नहीं है कि इनके घर, लेकिन वो जैसे ऊपर की कमाई की जब आदत लग जाती है ना तो वो सारा कुछ है। बिल्कुल सही है। अभी हमने पूरी तफसील किरण से जानी और हम इस केस को आगे भी लेकर जाएंगे, लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि सोशल मीडिया को ठीक तरीके से मॉनिटर क्यों नहीं किया जाता। हमारे पास एक पूरा डिपार्टमेंट मौजूद है जिसकी ये ज़िम्मेदारी है कि इस तरह साइबर क्राइम के ज़ुमरे में आने वाले जितने भी जुराइम हैं उनका ख़ात्मा करें और यकीनी बनाए इस चीज़ को कि इस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल करके वो किसी को बेवकूफ़ ना बनाए और उसको पैसे कमाने का ज़रिया ना बना लें। अभी जो FIR आपने कटवाई है उस पर आपको लगता है कि पुलिस सही कानूनी कार्रवाई कर रही है या सही नहज पे चल रहा है? मैं यहाँ से निकलती हूँ, लड़के लगा देते हैं पीछे, मेरे घर में घुस गए ये तीनों, मैं, शुएब और ये तीनों मेरे घर में घुस के मेरे साथ बदतमीज़ी करके गए कि केस वापस लो। इस वक्त हम मायरा के साथ मौजूद हैं। मायरा एक आर्टिस्ट भी हैं और इस वक्त सिंगल पेरेंट के तौर पर अपने 2 बच्चों के साथ जिस घर में हम मौजूद हैं वहीं रहती हैं, और इनके साथ जो हुआ वो भी साइबर क्राइम के ज़ुमरे में आता है। कोई 1 हफ़्ता पहले इनकी मुख्तलिफ़ तस्वीर लेके और उसके ऊपर बहुत ही फुहश किस्म की कैप्शन लगा के इनका नंबर दे के उसको वायरल किया गया और इन पर बहुत से इल्ज़ामात भी आयद किए गए जो कि इनके शौहर की जानिब से किया गया। मायरा, आपने अपने शौहर जो शुएब नामी शख्स हैं उनके ख़िलाफ़ FIR भी कराई जो आपने हमसे शेयर भी की, और आपका कहना है कि जो वीडियो वायरल की गई आपकी मुख्तलिफ़ तस्वीर जोड़ के और उसके ऊपर जो कुछ लिखा गया है या जिस तरह से आपका नंबर बांट दिया गया है वो उन्हीं की तरफ से किया गया। आपको ऐसा क्यों लगता है? इसलिए लगता है कि मैंने एक मेंटेनेंस केस फाइल किया था कोर्ट में। एक बच्चा है मेरा 1.5 साल का शुएब से, 2 साल पहले मेरी इससे शादी हुई है, 2 साल का बेटा है, 1.5 साल का बेटा है मेरा। इसका मैंने केस फाइल करने से पहले मैंने इन लोगों से रब्ता करने की कोशिश की है, इनके घर वालों से, इनके ख़ानदान में सबसे मैंने कांटेक्ट किया। उनका एक ही जवाब था, वो कह रहे हैं ईद के बाद। मेरा छोटा बच्चा है, उसका दूध, डायपर, उसके अखराजात कौन देखेगा? ये तो शुएब की ज़िम्मेदारी है ना। वो मेरे साथ जो भी ज़्यादतियाँ करके यहाँ से गया है उसके बाद ये बच्चे का जो भी ज़िम्मेदारी वो सारी मैं एक तो नहीं अकेली अफोर्ड कर सकती ना, उसकी भी कुछ ज़िम्मेदारी है। जिस दिन वो मेरे साथ यहाँ पे मारपीट करके गया है मेरी मुमानी भी नीचे गवां, किस कदर उसने मुझे मारा है पूरा मोहल्ला देख रहा था। मारपीट करना, गंदी से गंदी गालियाँ देना। ये घर आप मेरा देख लें, 2 रूम्स हैं, यहाँ वो उठा के देख सकते हैं आप लोग दरवाजे, किस तरह तोड़ा फोड़ियाँ करता है, एक जंगली जानवरों की तरह मारता है। इसको नहीं मिलेगी, ये मुझे जान से मार देगा। शादी से पहले से पता था मैं एक तलाक़ी याफ्ता हूँ, मेरी एक बेटी है, सबको ही पता है। जहाँ जहाँ मैं काम करती हूँ किसी से कभी मैंने झूठ नहीं बोला कि नहीं जी मैं सिंगल हूँ। मैं एक डाइवोर्स बंदी थी, मेरी एक बेटी है जिसकी मैं किफ़ालत कर रही हूँ। ख़ुद मुझ पर इल्ज़ाम आयद है कि मैं उनसे भी मेंटेनेंस बटोर रही हूँ। मुझे एक भी प्रूफ दे दें कि मैं उस बच्ची के बाप से कोई मेंटेनेंस बटोर रही हूँ।
बेटी मैंने ददियाल छोड़ दी थी इससे शादी के बाद, बेटी मैं अब लेकर आई हूँ, इसको लाइव 1 महीना हुआ। अच्छा, यानी कि जब आप लोग साथ रह रहे थे, जब आपकी और शोएब की शादी हुई तो आप दोनों थे और फिर आपका बेटा पैदा। उनको ये सब कुछ पता था कि आप काम करती हैं, आप सबकी एक बेटी है पहले, जो सब कुछ पता, सब कुछ। इन्होंने जब मुझे प्रपोज किया तो मैंने कहा कि मैं अपने मामू मानी के साथ रहती हूँ, मानी मेरी नीचे पोर्शन में रहती हैं, आप उनसे भी बुला के पूछ सकती हैं कि उन्होंने फिर मैंने कहा आप मेरे मामू मानी से बात करें। मामू की डेथ हो गई थी और मुमानी जो है उनसे, वो इद्दत में थी, इद्दत के दौरान ही उन्होंने उनसे बात की कि मैं शादी करना चाहता हूँ और मैं बहुत हमदर्द हूँ, मेरा ये हाथ बर्न हो गया था, मेरा हाथ बर्न हुआ है। उसके बाद ये उबर में जो मुझे मिले हैं, मेरा पीछा ऐसा लिया इस बंदे ने कि बर्बाद किए चला जा रहा है, रुक ही नहीं रहा किसी सूरत। रमज़ान में रोज़े की हालत में आपने मुझे तलाक दी। अच्छा, ज़बानी आप कह रही हैं तलाक दे दी, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उस डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहे ना। अभी जो FIR आपने कटवाई है उस पर आपको लगता है कि पुलिस सही कानूनी कार्रवाई कर रही है या सही नहज पे चल रहा है आपका केस? पुलिस ने थोड़ा बहुत कोऑपरेट मेरे साथ किया, लेकिन अगर पुलिस उस वक्त फौरी हरकत में आती, इतवार वाले दिन जिस दिन FIR मैंने की, मेरी वीडियो वायरल हुई, मैंने बड़ा रोना धोना किया, मेरे इससे कैरियर पे, मेरे काम पे, मेरी ज़ात पे, मेरे जहन पे बहुत फ़र्क पड़ा और मेरे कैरियर, मेरी बच्ची का साथ है, बहुत मेरे पे आगे चल के भी मुझे इन लोगों से बहुत ख़तरा है। मैंने पहले एक एप्लीकेशन दी थाने में कि ये एक एप्लीकेशन है, मुझे इन लोगों से अपनी जान का ख़तरा है, मैंने मेंटेनेंस केस फाइल किया है, मैं इनकी फितरतों से वाकिफ़ हूँ, खुदारा मेरी हेल्प करें, मुझे इनसे सिक्योरिटी चाहिए, मुझे इनसे डर है। अब मेरे पीछे मुसलसल तो कोई रह नहीं सकता ना, मैं यहाँ से निकलती हूँ, लड़के लगा देते हैं पीछे, मेरे घर में घुस गए ये तीनों, मैं, शुएब और ये तीनों मेरे घर में घुस के मेरे साथ बदतमीज़ी करके गए कि केस वापस लो। अच्छा मायरा, एक तो आपने मेंटेनेंस का केस दायर किया था जिसके बाद आपने कहा कि इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया गया, लोगों को लेकर घर आए, मारपीट की, फिर इन्होंने आपकी एक वीडियो वायरल की जिसमें कुछ आपकी पिक्चर्स हैं, कुछ ऐसी गैर अखलाकी तस्वीरें हैं जिसमें गर्दन आपकी कटी हुई है, उसको मॉर्फ किया है। तो उसके बाद आपने क्या किया? आपको पता कैसे चला कि ये सोशल मीडिया पे वायरल है और उस पर आपका नंबर भी दिया गया है, वो आप ही का नंबर है ना उसके पर? मेरा नंबर दिया इन्होंने, मुझे पता ऐसे चला कि पहले तो मेरे पास वर्गल मैसेजेस आते रहे जब से ये गया है, तो मैं समझ गई थी क्योंकि इस तरह से मेरे पास कभी इस तरह कुछ हुआ नहीं। उसके बाद जब वीडियो का सिलसिला इन्होंने जारी किया तो और ज़्यादा मैसेजेस आना शुरू हुए, लोगों ने तंग करना शुरू किया, मुझे नहीं पता था। जब कोई एक उसमें बंदा था अल्लाह का ऐसा कि उसने मुझे कहा कि प्लीज़ मुझे ब्लॉक नहीं करें, मेरी बात सुन लें, उसके स्क्रीनशॉट्स भी हैं मेरे पास, मेरी बात सुन लें आपका जो नंबर है वो मुझे मिला है इस तरह के ग्रुप पे और आपकी एक वीडियो वायरल हुई है जो कि बहुत तेज़ी से फैल रही है, तो प्लीज़ आप इसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लें। तो वहाँ मैं थोड़ा सा हरकत में आई, मैंने कहा कौन सी वीडियो? उसने मुझे सेंड की, उसने कहा ये आपकी फ़ेसबुक पे भी वीडियो वायरल हुई है और एक नंबर है जो आपकी वीडियो मुख्तलिफ ग्रुप में फैला रहा है। तो यानी वो नंबर सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर ये वीडियो भेजी जा रही है, ठीक है? वो नंबर वही था जो जिससे मुझे वेब सीरीज़ का डायरेक्टर बन के बात की गई। वो तारिक शाह का जो है भाई है, आहद शाह नाम है उसका, उसकी भी FIR है, बट अब तक वो ना अरेस्ट हुआ ना उसके ख़िलाफ़ कुछ हुआ। जब वो आपको कैसे पता चला कि वो शख्स तारिक का भाई आहद है? इसलिए शक हुआ कि वो जब उसने मुझसे वेब सीरीज़ डायरेक्टर बन के बात की तो मैंने सबसे पहले उसका नाम चेक किया ट्रू कॉलर पे, तो वो आहद आ रहा था। ठीक है। तो जब मेरे साथ इतना कुछ कर सकते हैं कि वो मेरे पीछे लड़के लगा रहे हैं, मेरे साथ बदतमीज़ियाँ कर रहे हैं, मेरे घर में घुस के मेरे साथ बदतमीज़ी की, मेरे पे हाथ उठाया, मेरे घर के दरवाजे तोड़े, तो एग्जैक्टली उन्हीं का काम है। वीडियो वायरल होने के बाद जब मुझे पता चला तो मैंने जाके साइबर क्राइम में भी कंप्लेंट की है FIA में कि मेरे साथ ये हुआ है, तो वो अभी प्रोसेस में वो कंप्लेंट भी वहाँ हो गई है। इंशाल्लाह वो लोग भी देखें कोई कार्रवाई करेंगे। मुझे उन लोगों से भी पूरी उम्मीद है, बड़ी दरख्वास्त मैंने की है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को किसी तरह रोका जाए। शक फिर ऐसे हुआ कि जब ये लोग इतना कुछ कर नहीं सके ना, इन्होंने क्या किया, मेरी ID हैक करने की कोशिश की। अच्छा, ID हैक जब होने लगी, अच्छा मुझे इतना नहीं पता चला कि यार ID हैक हो रही है, मेरे पास मैसेजेस आते रहे अनलिमिटेड मैसेज, कोड मांगता है ना कोई ID हैक कर रहा होता है, वो मैसेज। तो मैंने पहले तो उन्हें ब्लॉक किया, उन कोड्स को मैंने ब्लॉक किया, मैसेजेस को ब्लॉक किए। FIR हुई, FIR होने के बाद इतवार को अगर पुलिस हरकत में आती, ये अरेस्ट होते, इनके फ़ोन लिए जाते, उसी वक्त सब सामने आ जाना था। मुझे नहीं पता, अल्लाह जानता है कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया या क्या किया, पुलिस वालों ने नहीं इनको अरेस्ट किया। मंडे तक मैं उनके पीछे लगी रही। मंडे में साइबर क्राइम गई हूँ कि प्लीज़ उनको अरेस्ट तो करें आप लोग। नहीं, अभी हमारी कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, ये है वो है फलाना, ये वो करके मुझे उन्होंने टलाया। मंडे शाम में इन लोगों ने मुझे बुलवाया थाने
कि वो लोग आ गए जी, हमने उन्हें अरेस्ट कर लिया, आ गए, वो आ जाएं देख लें। मैं वहाँ पर गई हूँ, जाकर मैंने देखा ये सारे खड़े हुए थे। वहाँ भी मेरे साथ बहुत बदतमीज़ी की शुएब ने, पुलिस वालों के सामने बहुत बदतमीज़ी, गंदे गंदे इशारे, गालियाँ भी दी मुझे, बहुत बदतमीज़ी की इन लोगों ने, और हंस रहे थे कि हमने तो अपनी बेल ले ली। मैं तो वहाँ शॉक रह गई कि ये बेल कैसे हो गई इनकी। एक FIR मैंने थाने में करवाई है रातों रात। और आपने इतवार के रोज़ कराई जिस दिन कोर्ट्स बंद होते हैं, और बेल हो चुकी, सुबह बेल हुई थी। और मैं ये फ्रंट ऑफ कैमरा कह रही हूँ, मुझे कल को कुछ भी होता है, मैं मर जाती हूँ, मेरे साथ कुछ भी ऊंच नीच होती है तो यही लोग करवाएंगे। मेरा जो हस्बैंड है ना, ये और इसका बहनोई मिलके, इनका ही काम है। मायरा की बातें हमने सुनी, आपने भी सुनी। आप देखें कि एक खातून हमारी सोसाइटी में कहा जाता है कि अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए शादी करती है, शादी के बाद उसके साथ ये होता है कि कोई फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं दी जाती, बजाय ये कि हेल्प की जाए, उसको मार पीट के गलीज़ कामों की तरफ जाने पे मजबूर किया जाता है कि उस तरीके से वो पैसे कमाए और नशे के लिए उस शख्स को दे जो उसका शौहर है। और जब वो चाहती है कि अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजारे, बच्चे के लिए मेंटेनेंस मांगती है, तो उसकी ऐसी फजूल किस्म की वीडियो वायरल कर दी जाती है, नंबर लोगों को दे दिया जाता है, ज़हनी अजियत में पुलिस में जाना, साइबर क्राइम में जाना, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं हुआ। हम भी अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से, अपने इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से पुलिस से अपील ये करते हैं कि एक तो इनको सबसे पहले सिक्योरिटी दी जाए, क्योंकि अकेली खातून 2 बच्चों के साथ रह रही हैं, और ये जिस तरह से बता रही हैं कि उस दरिंदा नुमा शख्स से इनको ख़तरा है, सबसे पहले सिक्योरिटी दी जाए। दूसरा, साइबर क्राइम का काम ही ये है कि सोशल मीडिया पर जो ईवल्स फैला रहे हैं या जो जराइम कर रहे हैं उनको रोका जाए। तो हम इनका केस भी लेकर आगे साइबर क्राइम के पास जाएंगे, और जितनी हमसे कोशिश हो सकेगी कि जल्द से जल्द इसको रिजॉल्व किया जा सके, उसको करवाने की कोशिश करेंगे। मायरा ने शोएब के मुतालिक हमें सारी तफसील से आगाह किया, और हमारी टीम ने फिर शोएब से राबिता भी किया ताकि हम उनका मौक़िफ़ भी जान सकें। हमारी यही कोशिश होती है कि तस्वीर का एक नहीं बल्कि दोनों रुख आपके सामने रखे जाएं ताकि आप बेहतर फैसला कर सकें। हमने मुसलसल कोशिश की कि शोएब से राबिता हो, शोएब से राबिता हो भी गया, उसने हमें वक्त भी दिया कि वो हमसे बात करेगा, अपना मौक़िफ़ देगा, लेकिन फिर ऐन वक्त पे उसने कहा कि मैं अपना तमाम मामला अल्लाह पर छोड़ता हूँ और मैं आपसे बात नहीं कर पाऊँगा। और ना ही उसके बाकी 2 दोस्त जिनको FIR में नामजद किया गया था उन्होंने बात की। साइबर क्राइम की मुख्तलिफ आपने बताया कि सज़ाएँ हैं, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा कितनी है? मुख्तलिफ नवियत के, जैसे मैंने आपसे कहा कि जुर्म है, मुख्तलिफ नवियत की जो है वो सजाएं दी जाती हैं, 3 साल से लेके 10 साल तक भी हैं। आप क्यों किसी के सेल फोन से कॉल आने के ऊपर अपना ID कार्ड नंबर, अपनी वालदा का नाम, अपना पासपोर्ट नंबर, अपना क्रेडिट कार्ड नंबर, उसका CVC नंबर दे रहे हैं लोगों को? हमारे साथ एडवोकेट लियाकत अली खान साहब मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि ये सब अगर कानून की नज़र में देखा जाए तो कैसा है और इसकी सज़ाएं क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, हमने कुछ केसेस कवर किए हैं जिसमें सोशल मीडिया का सहारा लेकर किसी को बदनाम किया गया है, कहीं पर किसी का नाम इस्तेमाल करते हुए जिससे किसी शख्स का ताल्लुक भी नहीं है, पैसे इकट्ठे करने की कोशिश की गई है। तो मुझे बताएं कि कानून में क्या इस पर कोई सज़ा मिलती है या सिर्फ ये साइबर क्राइम के हवाले से इसको देखा जाएगा? देखिए, जैसे कि सोशल मीडिया हमारी एक ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है, जिस तरह जहाँ इसके पॉजिटिव नताइज आ रहे हैं उसी तरह जो है इसके नेगेटिव भी आ रहे हैं। हम देखते हैं अगर किसी शख्स के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा के उसको जो है ना ब्लैकमेल करना या उसको डिफेम करना, आए दिन ये इस तरह के शिकायत जो है ना लोगों की आ रही हैं। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जब ये सोशल मीडिया आया तो हुकूमत पाकिस्तान ने साइबर क्राइम के हवाले से कानून पास किया, उसके साइबर लॉज के हवाले से उन्हें अदालतें बनाई। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो फर्स्ट जुडिशल मजिस्ट्रेट है उसको जो है ना इनने इख्तियारात दिए कि उसका रिमांड वहाँ पे आएगा और उसके केसेस वहाँ पे चलेंगे। इसके अलावा इनने जो है ना साइबर क्राइम के हवाले से थाने बनाए जहाँ पे लोग अपनी जाके शिकायत जो है ना FIA के पास कर सकते हैं। अब यहाँ पे लोगों के जराइम क्योंकि बढ़ते जा रहे हैं, आप किसी की जो है ना ID हैक कर लेते हैं, किसी का गलत अकाउंट बना के उसको जो है ना आप मिसयूज़ करते हैं, या किसी की तस्वीर लगा के उसको पता भी नहीं होता, आप उसको जो है ना उसके नाम से फ़ंड रेजिंग करते हैं और उसको जो है ना बदनाम करने की कोशिश करते हैं। इस तरह की चीज़ें तो बहुत हो रही हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो FIA को अपनी एक्टिवनेस दिखानी चाहिए या इनके ऊपर फौरी तौर पे जो है अमल करना चाहिए वो हमें नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा लियाकत साहब, एक हमने केस ऐसा भी कवर किया जिसके अंदर एक खातून है, उनके शौहर ने, जो कि वैसे ज़बानी कलामी उनको डिवोर्स भी कर चुके हैं, तो उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की, उनकी तस्वीरें लगा के उसके साथ कुछ नाजेबा तस्वीरें लगाई जो कि ये सबूत भी नहीं है कि उनकी हैं, उसके नीचे नंबर लिखा,
तो वो केस आप भी हैंडल करें, उसमें अगर ये साबित होता है तो कानून क्या सजा देगी, क्योंकि ज़ाहिर है साइबर क्राइम भी इसमें मुलव्वस होगा। देखिए 2-3 इश्यूज़ हैं। आपने मेरा महक के हवाले से बात की, उनकी शादी हुई, शादी के बाद दोनों मियाँ बीवी रहे, उसके बाद उनका एक बच्चा हुआ। अब मेरा महक का कहना यह है कि इसने गाड़ी लोन पे ली हुई थी, मैंने उस गाड़ी का जो है ना वो कर्ज़ा उतारा, इसकी गाड़ी क्लियर करवाई। मेरा जो हस्बैंड है वो काम नहीं करता था, जिसकी वजह से मैं उसको काम का कहती थी। उसने मुझे मुतअद्दिद बार तशद्दुद का निशाना बनाया। मैंने अपना घर बचाने के लिए कोशिश की कि मेरा घर जो है ना नहीं ख़त्म हो, क्योंकि वो कह रही है, उसका कहना यह है कि ये रहता भी हमारे घर में था, अपने माँ बाप के पास नहीं जाता था। लेकिन उसके बाद जब उसने उसको मारपीट की तो उस खातून के पास पिक्चर्स हैं जो उसके जिस्म के ऊपर जो है ना नील के निशान हैं, जिससे वो ज़ख्मी हुई, लेकिन उसने फिर भी उसकी कार्रवाई नहीं की। जब उस खातून ने बच्चे का मेंटेनेंस मांगा, उसने मेंटेनेंस नहीं दिया, तो उसने फैमिली कोर्ट नंबर 3 कराची ईस्ट के अंदर मेरे तवज्जुह से बच्चे की रिकवरी का मेंटेनेंस और अपने मेंटेनेंस का केस फाइल किया। तो पता ये चला बाद में कि जो वो कहता है मैंने इसको डिवोर्स दे दिए, मैं इसको खर्चा नहीं दूंगा। जब उसको अदालत के नोटिस मिलते हैं तो वो शख्स जो है मुश्तल इश्तियाल में आके उसको आके धमकियां देना, उसको ब्लैकमेल करना, अपने दोस्तों के ज़रिए उसकी आईडी को हैक करना, उसकी जो पिक्चर है फेसबुक के उठा के जो है ना उसके अंदर एडिट करके उसको लगाना, उसकी वीडियोस बना के मुख्तलिफ ग्रुप के अंदर शेयर करना। जब इस चीज़ का उस खातून को पता चला तो उसने जाके गुलिस्तान जौहर थाने में FIR नंबर 711 2021 के तहत FIR दर्ज करवाई, जिसमें उसके भाई के ख़िलाफ़ और उसके हस्बैंड के ख़िलाफ़, वो दोनों ज़मानत के ऊपर हैं। अब ज़मानत उनकी हो गई है। जो इनने सोशल मीडिया के ऊपर जो जुर्म किया है उसकी अलग से जो है हमने एप्लीकेशन जो है वो हम मूव करेंगे। उसके अंदर जो इन्होंने उसकी वीडियोस बना के पिक्चर को एडिट करके उसको डिफेम करने की कोशिश की, उसका नंबर जो है उनने सोशल मीडिया पे चलाया है और उसके अंदर जो उनने वल्गर मैसेजेस लिखे हैं और उसके वजह से उसको शदीद जो है वो ज़हनी तौर पे परेशानी हुई, बदनामी हुई उसकी, क्योंकि वो एक यूँ समझने के रीएनैक्टमेंट एक्टर भी है, वो एक शोबिस के फील्ड में काम करती है, जिसकी वजह से उसको शदीद वो ज़हनी परेशानी का शिकार हैं। और उनको मुख्तलिफ लोगों से जो है टेलीफोन्स कॉल आ रही हैं कि आपका ये नंबर जो है इस पर सोशल मीडिया पे है, इसको वायरल किया जा रहा है, इसको जो है ना मुख्तलिफ ग्रुप में शेयर किया जा रहा है, जो कि कानूनन जुर्म है। अच्छा अलियाक साहब, यहाँ एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है, जैसे कि हम बहुत से केसेस करके आए हैं जिसमें फ़्रॉड करना, किसी के नाम इस्तेमाल करते हुए पैसे लोगों से ईंटना, उसके बाद कैरेक्टर असैसिनेशन करना, जाली आईडीज़ बना लेना, आईडीज़ को हैक करना और इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें करना। इसमें जब साइबर क्राइम में कोई केस जाता है और वहाँ से फिर वो आप लोगों से रब्ता करते हैं, तो सज़ाएँ कितनी हैं मुख्तलिफ़ किस्म के फ़्रॉड पर और साइबर क्राइम में? देखिए, जब इसकी FIR दर्ज होती है, हर जुर्म की अलग अलग सज़ा है। फ़ेक ID बनाने की अलग सेक्शन है, फ़्रॉड करने की अलग सेक्शन है। फ़्रॉड करने की जैसे 420 है, उसमें 3 साल सज़ा है। किसी को ब्लैकमेल करने की अलग है, उसमें जो कानून के अंदर जो शख्स जुर्म करेगा, धमकी देने की अलग सज़ा है। उसकी रोशनी के अंदर वो फिर पुलिस जो है या FIA जो है वो सेक्शन लगाती है और हर चीज़ की जो है ना मुख्तलिफ जो है ना सज़ाएँ हैं। उसके बाद उसका जो है वो तयन किया जा सकता है कि किस शख्स को किस जुर्म की क्या सज़ा दी जाएगी, लेकिन उसके तहत वो FIR दर्ज कर देते हैं। फिर आपको साबित करना है। FIR दर्ज करने का मकसद ये है कि आपने FIR करवा दी, मुलज़िम गिरफ़्तार हो गया, उसको जेल में डाल दिया गया, फिर उसके बाद चार्जशीट सबमिट होती है, फिर कापी सप्लाई होती है, फिर आपको एविडेंस देनी है अपनी जो ना चार्ज फ्रेम के बाद गवाहियाँ पेश करनी है। अपनी गवाही होने के बाद मुलज़िम का बयान होता है, अपने वो डिफेंस के अंदर कोई गवाह पेश करता है। फिर अदालत जो है मुद्दई के बयान के बाद, मुलज़िम के बयान के बाद, उसके डिफेंस विटनेस के बयान के बाद जो है वकला की बहस के बाद फिर कोर्ट अपना वर्डिक्ट देती है कि आया जो इल्ज़ाम जिस शख्स पे लगाया गया था क्या वो उसके ऊपर साबित हो गया। तो अगर वो चीज़ साबित हो जाती है तो अदालत फिर उसको सज़ा देती है। ठीक है लियाकत साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ी तफसील से हमें ये सारी बातें बताई कि किस तरह से कोई भी एक जुर्म जब सरजद होता है, चाहे वो सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए साइबर क्राइम की सूरत में हो या उसके अलावा कोई जुर्म हो, तो अदालतों के दरवाजे खुले हैं। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा चीज़ हम देखते हैं जो डिले का बायस बनती है, वो अगर नॉर्मल तरीके से पुलिस थाने में जाएँ तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे डिपेंड करता है कि वो केस कितनी जल्दी हल किया जाएगा। इसी तरह जो FIA का साइबर क्राइम डिपार्टमेंट है, अगर सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई भी जुर्म सरजद होता है और लोग वहाँ आते हैं तो वो कितने फ़ाल तरीके से अपना काम सर अंजाम देते हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो लोगों की बहुत शिकायत हैं कि ऐसे साइबर क्राइम्स हम लेके जाते हैं, रिपोर्ट करते हैं, लेकिन वहाँ से हमें या तो डरा धमकाया जाता है या फिर ये कहा जाता है कॉम्प्रोमाइज़ कर लें और केस को आगे लेके जाया ही नहीं जाता। तो ये जो फॉर्मूला है सब पे लागू होता है कि जब तक केस आगे नहीं जाएगा, जब तक लोगों को सज़ाएं नहीं मिलेंगी, जब तक उनके ज़हनों में खौफ पैदा नहीं होगा, ये सब ख़त्म नहीं होगा। तो सारे डिपार्टमेंट्स को इस चीज़ को यकीनी बनाना है कि सज़ाएं मिलें ताकि इन चीज़ों को रोका जा सके।
बढ़ते हुए साइबर क्राइम को रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। जितना ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल बढ़ रहा है, इस तरह के क्राइम्स में इजाफा हो रहा है। हुकूमत की जानिब से FIA साइबर क्राइम के नाम से एक इदारा मौजूद है जो कि इस तरह के जराइम को रोकने के लिए अपने किरदार को सरअंजाम देता है। इस वक्त हम बात करेंगे, हमारे साथ साबिका DG FIA साइबर क्राइम मौजूद हैं अमार जाफरी साहब, और उनसे जानेंगे कि आखिर ये इदारा काम कैसे करता है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अमार जाफरी है। मैं फॉर्मर एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA का और पायनियरिंग हेड हूँ NR3C का। ये इदारा जो है ये बहुत पहले कायम हो चुका था और इसके ज़िम्मे यही काम है कि जितने भी साइबर क्राइम होंगे उसकी कॉग्निजेंस लेना लॉ के मुताबिक। स्टार्ट हमने इसको किया था FIA में अंडर ETO, उसके 2 सेक्शन एक्टिवेट किए थे। फिर साइबर क्राइम लॉ आया जो कि लॉ नहीं बन सका, इत्तफाक से वो ऑर्डिनेंस ही चला, फिर ये प्रॉपर पी का लॉ आ चुका है। इन तमाम की एक ही तरतीब थी, वो ये थी कि वो क्राइम जो कि साइबर की दुनिया में हो रहे हैं उसके लिए लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए, उनके ख़िलाफ़ केसेस कायम किए जाए। पूरे मुल्क में कहीं भी अगर कोई साइबर क्राइम होता है जो कि उस लॉ के अंदर मौजूद है, जो इस वक्त इन्फोर्स है, तो ये बाकायदा एक सिस्टम है, इनके पुलिस स्टेशंस हैं। इनको रिपोर्ट करने का तरीक़ाकार ये है कि आप इनको कॉल भी कर सकते हैं इनके टोल फ्री नंबर्स के ऊपर जो इनकी वेबसाइट पे लिखे हुए हैं। वेबसाइट है www.nr3c.gov.pk। इसके ऊपर आप जाएं, अपनी कंप्लेंट आप डायरेक्ट भी दर्ज करा सकते हैं कि ऑनलाइन आपको एक ट्रैकिंग नंबर आ जाएगा जिसके तहत वो फिर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, आप बात समझाएं पहले उनको क्या हुआ है, उनसे मशवरा करें, तो उनका हेल्पलाइन है, उस पर जाएं, उसके ऊपर आप जाके अपनी बात समझा के मुतल्लिक़ अफसर आपको बता देगा कि ये काम कैसे करना है। अक्सर हम देखते हैं कि बहुत से फ्रॉड के केसेस हो रहे होते हैं, उनके खिलाफ फिर कार्रवाई कैसे होती है? देखिए, जो फ्रॉड्स है ना इस वक्त वो अब सारे साइबर पे चले गए हैं क्योंकि फिजिकल दुनिया में तो कोई फ्रॉड कर नहीं रहा, कैमरे लगे हुए हैं हर जगह, आइडेंटिफिकेशन है, सब कुछ है। तो वो जो पुराने ज़माने के फ्रॉड करने वाले थे ना, देखिए जो एंटी ठगी एक्ट है वो 1860 में लाया था अंग्रेज़ इस मुल्क के अंदर, यानी जिसको आप पाकिस्तान कहते हैं, ठीक है। 1860 में एंटी ठगी एक्ट आ गया था। अब वो जो 1860 के ठग थे अब वो साइबर ठग बन गए हैं, वो अब कॉलिंग करते हैं लोगों को। आप क्यों किसी के सेल फोन से कॉल आने के ऊपर अपना ID कार्ड नंबर, अपनी वालदा का नाम, अपना पासपोर्ट नंबर, अपना क्रेडिट कार्ड नंबर, उसका CVC नंबर दे रहे हैं लोगों को? जो लोग दे रहे हैं वो इतनी अथॉरिटेटिव वॉइस से बोलते हैं कि मैं स्टेट बैंक से बोल रहा हूँ, मैं पुलिस से बोल रहा हूँ, मैं FIA से बोल रहा हूँ, फला मालूमात चाहिए। प्लीज़ आप उन्हें कहें कि अगर आप किसी सरकारी इदारे से बोल रहे हैं तो आप अपने लैंडलाइन से फ़ोन करें। धड़ाधड़ जो फ्रॉड हो रहे हैं फाइनेंशियल, वो मैं देख रहा हूँ, वो लोगों की गैर जिम्मेदारी रवैये से हो रहे हैं कि बस वो कॉल आते ही पूरी कोशिश करते हैं कि जान छुड़ा लो इस कॉल से। वो जान तो नहीं छुटती, आपके अकाउंट से पैसे निकल के कहीं पर कुछ चीज़ खरीदी चली जाती है उसके ऊपर। अच्छा, फ्रॉड हो जाता है, उसके बाद आपके पास कोई केस आता है, सज़ाएं मैक्सिमम कितनी होती हैं? 3 साल से लेकर ये आगे यानी कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक है, डिपेंड करता है कि फ्रॉड की नेचर क्या है। सोशल मीडिया पर अगर किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन की जा रही है या हरास किया जा रहा है किसी को, उस पर कवानीन क्या हैं और उन कवानीन के तहत सज़ाएं कितनी मिलती हैं? जी बहुत सख्त कानून है इसके ऊपर। देखिए, जिस तरह आम दुनिया के अंदर अगर मैं किसी चौक में खड़े होकर जमील को गालियाँ निकालनी शुरू कर दूं तो जमील मेरे पे केस कर सकता है कि जी ये डिफेम कर रहा है बंदा मुझे, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप सोशल मीडिया पे जाकर किसी के नाम फेक अकाउंट बना लें, फेसबुक का या कोई लिंक्डइन का या कुछ बना लें फेक अकाउंट, और उसकी पिक्चर के नाम से आप काम शुरू कर दें तो उसको बदनाम करने वाली बात है, फिर उसको पता भी नहीं है। और ये जितनी भी सेलिब्रिटीज़ होती हैं, जितने बड़े लोग होते हैं, लोगों ने उनके फेक अकाउंट बना लिए होते हैं। इसका जो मैंने तरीक़ाकार बताया उसके मुताबिक आप कंप्लेंट करें और फिर वो जो मुतल्लिका इदारा है उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। हमारे साथ बहुत शुक्रिया आपका, आपने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर की और हमारे देखने वालों तक भी तमाम तफसीलात पहुंच चुकी हैं। किसी भी चीज़ को आप नोटिस करते हैं जो साइबर क्राइम के ज़ुमरे में आता है या आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, आपके जानने वालों के साथ ऐसा हुआ है, तो अब आपको मालूम है कि एक इदारा साइबर क्राइम काम करता है FIA के अंडर। आप वहाँ पर शिकायत दर्ज करवाएं, अपने केस को रिपोर्ट कराएं और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करवाएं। यही वो वाहिद हल है जिससे हम इन केसेस और ऐसे मुलजिमों से निपट सकते हैं।